हेलो एवरीवन, इस वीडियो सीरीज़ में हम CBSE 12th IP 2022-23 सेशन के लिए क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स टोटल 9 डेज़ का है। 9 डेज़ में हम आपके IP सिलेबस को ख़त्म करेंगे। आज है डे नंबर 6, जिसमें हम इन टॉपिक्स को देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं किन टॉपिक्स को हम देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस को, जिसमें मैक्स है, मिन है, एवरेज, सम एंड काउंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही हैं। उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे। ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आएगा ही। 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद ग्रुप बाई में ग्रुप बाई और हैविंग देखेंगे। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप बाई और हैविंग से कई सारे क्वेश्चंस आपको SQL से मिलेंगे, जहाँ पर टेबल दी हुई होगी। वहाँ पर आपको या तो कमांड लिखना पड़ेगी या कमांड का आउटपुट देना पड़ेगा। उसके बाद वेयर एंड हैविंग में डिफरेंस, यहाँ से भी कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। उसके बाद ऑर्डर बाई, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि हर टॉपिक जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो कुछ भी मिस मत कीजिएगा। सारे वीडियो को ध्यान से ही देखिएगा। साथ ही में यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको इस PDF के साथ मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं इस ई-बुक को परचेज़ करना जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं डे 6 पर और देखते हैं डे 6 में क्या हमको पढ़ना है। ये रहा डे 6 और इसमें हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है एग्रीगेट फंक्शन। टोटल 5 एग्रीगेट फंक्शंस हमको देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं। An aggregate function performs a calculation on multiple values and return a single value। जैसे कि आप जानते हैं एग्रीगेट का मतलब होता है कि बहुत सारी वैल्यूज़ को एक साथ करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना। जैसे कि यदि इन सारी वैल्यूज़ में से मैं मैक्स निकालना चाहता हूँ, तो इन सारी वैल्यूज़ में मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो सिंगल वैल्यू हुई। ऐसे ही मिनिमम, एवरेज, सम या काउंट निकालना चाहता हूँ, तो वो भी इन सारे को कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया है, इसमें मैं इन सारी वैल्यूज़ का सम निकाल रहा हूँ। तो सम आता है 6.75। 6.75 एक सिंगल वैल्यू है जो कि इन सारी मल्टीपल वैल्यूज़ से निकली हुई है। तो ये टास्क आप MySQL में एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके इन सारे फंक्शंस को देखते हैं और MySQL में आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। यहाँ पर हम एक टेबल लेकर चल रहे हैं जो कि स्टूडेंट टेबल है, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी एंड मार्क्स हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं। हम जितने भी अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इसी स्टूडेंट टेबल पर करेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, और हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसी टेबल पर डिफरेंट कॉलम्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्स फंक्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैक्स फंक्शन का यूज़ करके आप किसी पर्टिकुलर कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको यूज़ आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आप इसको यूज़ करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट में। तो आप जो भी यूज़ करेंगे यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। यदि टेबल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तब आप अपडेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो आपको एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डिस्प्ले करना पड़ता है, वहाँ पर आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। देन मैक्स फंक्शन, चूँकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यहाँ पर एग्रीगेट एक्सप्रेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीगेट अंडरस्कोर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आप एक कॉलम दे सकते हैं या फिर कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। जैसे कॉलम में मल्टीप्लाई 5 करके दे सकते हैं एक एक्सप्रेशन। जैसे कॉलम मेरा मार्क्स है तो मार्क्स इंटू 5 भी कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं या सिंगल कॉलम भी दे सकते हैं। दिस इज़ द कॉलम और एक्सप्रेशन फ्रॉम विच द मैक्सिमम वैल्यू विल बी रिटर्न्ड।
उसके बाद आप देंगे कि किस टेबल से आपको निकालना है, और उसके बाद कंडीशन। तो आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट आता ही होगा, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पर देना है। बस जहाँ सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम कॉलम्स देते थे वहाँ पर आप यदि मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैक्स फंक्शन का यूज़ करके उसके अंदर कॉलम नेम देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले सिलेक्ट, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मैक्स, देन अंदर इसके कॉलम नेम, तो कॉलम नेम हमने दिया मार्क्स। सो मार्क्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है मुझे, किस टेबल से? स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें मार्क्स कॉलम ये रहा। तो यहाँ पर टोटल 8 वैल्यूज़ थी, इनमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू वो होती है जो इन सारे में सबसे ज़्यादा हो, जैसे 551 यहाँ पर है, तो 551 हुई मैक्सिमम वैल्यू मार्क्स में, तो ये आउटपुट में 551 देगा। आपने देखा टोटल 8 वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे मिली सिंगल वैल्यू, क्योंकि मैक्स एक एग्रीगेट फंक्शन है इसलिए इसने मुझे एक सिंगल वैल्यू रिटर्न की। नेक्स्ट है मिन, सेम सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, और यहाँ मिन इसके अंदर कॉलम नेम, तो ये मुझे देगा मिनिमम वैल्यू। मैं मार्क्स की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। सो मिनिमम मार्क्स कितना है? मिनिमम है 250, तो आउटपुट में मुझे 250 आना चाहिए। तो टोटल 8 वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म होके मुझे 250 मिल गया। अब यदि सारी 8 वैल्यूज़ का एवरेज मैं निकालना चाहता हूँ तो मैं वही चीज़ यूज़ करूँगा, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर एवरेज, और उसके अंदर कॉलम नेम। एवरेज फंक्शन होता है AVG, ठीक है। इसके अंदर मैंने कॉलम नेम दिया तो मुझे सारी 8 वैल्यूज़ का एवरेज मिल गया। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा सम को, तो सम में क्या होता है, सारी वैल्यूज़ का सम मिल जाएगा, सम मार्क्स, तो सारी वैल्यूज़ का सम मिल गया। अब यूज़ करेंगे हम काउंट, तो काउंट क्या करता है? काउंट, बाकी तो अभी आपने जो भी देखा वो सारे नेम से ही आपको पता चल रहे थे। सम मतलब सम देगा, AVG एवरेज देगा, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिन मिनिमम वैल्यू देगा। अब होता है काउंट। काउंट क्या करता है? काउंट करके देता है कि कितनी वैल्यूज़ हैं। यदि आप इसके अंदर जो कॉलम देंगे उस कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं ये काउंट करके देगा। तो इसको देखते हैं हम कैसे यूज़ करेंगे। सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम, किस टेबल से मुझे चाहिए वो दूंगा। तो यहाँ पर काउंट मार्क्स कर रहा हूँ, तो टोटल मार्क्स कितने मार्क्स थे? 8 मार्क्स थे, 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, इसलिए आउटपुट में 8 आया। सो यहाँ पर हमने 5 फंक्शंस देखे, ये पांचों फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं। 5वां फंक्शन काउंट है। आपको एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शंस, तो आपको इन सारे फंक्शंस को लिखना है, पांचों फंक्शंस को। एग्जाम्पल पूछे तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार। आपने बहुत सारी जगह ये भी देखा होगा, कई जगह लिखा रहता है काउंट स्टार, सिलेक्ट ऐसा लिखा रहता है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम किसी टेबल से लिखा है। तो ये क्या होता है? अभी तक हमने यहाँ पर मार्क्स दिया था, तो अब देखते हैं काउंट स्टार क्या होता है। द काउंट स्टार रिटर्न्स ऑल द रोज वेदर कॉलम कंटेन्स नल वैल्यूज और नॉट। इसका मतलब ये काउंट करके मुझे सारी रोज देगा, ये नल वैल्यू हो या ना हो उसको काउंट कर लेगा। काउंट कॉलम नेम क्या करता है? रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज एक्सेप्ट नल वैल्यूज। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा इसमें जो मार्क्स था, काउंट मार्क्स, मार्क्स में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं थी जो नल हो, तो इसलिए जितनी वैल्यूज़ थी उतना यहाँ पर आ गया। मान लिया कोई एक वैल्यू नल होती तो यहाँ पर 7 आता, तो इसको भी देखते हैं हम। यहाँ पर हम दूसरी टेबल लेके चलते हैं, एक एम्प्लॉय, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, नेम एंड सैलरी। इस वाली टेबल पर हम अभी ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर नेम में 5 नेम्स हैं और सैलरी में 5 सैलरी है, जिनमें से एक नल है। यदि मैं करता हूँ काउंट स्टार, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पर मुझे
5 मिलता है, क्योंकि यहाँ पर काउंट स्टार का मतलब होता है पूरी की पूरी रो, तो 1 रो 2 3 4 5 रोज है, तो यहाँ 5 आ गया। अब यदि मैं करता हूँ सिलेक्ट काउंट सैलरी ओनली, ये वाला कॉलम, तो यहाँ पर 5 वैल्यूज़ हैं जिनमें से एक नल है, तो ये नल वैल्यूज़ को काउंट नहीं करेगा, देगा आंसर 4। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम नेम। तो यदि आपको एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं ये नल को काउंट नहीं करता है, ये नल को भी काउंट करेगा। किसी कॉलम में नल वैल्यू है तो उनको भी काउंट कर लेगा, क्योंकि ये पूरी रो देखता है, ये पूरी की पूरी रो देखता है। तो यहाँ पर श्याम ऑलरेडी है, यहाँ पर नल है, तो भी इसको ये काउंट करेगा। तो ये था डिफरेंस काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम नेम में। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर, जो कि है ग्रुप बाई एंड हैविंग। तो यहाँ पर अब हम सीखते हैं ग्रुप बाई और हैविंग क्या कहलाता है। ग्रुप बाई एक क्लॉज है जो कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स भी अभी हम देखेंगे। तो ग्रुप बाई क्लॉज कंबाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज़ इन अ पर्टिकुलर फील्ड और अ ग्रुप ऑफ फील्ड। तो ये क्या चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स देख लीजिए, ये कहाँ पर यूज़ होता है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, उसके बाद यूज़ होगा ग्रुप बाई और उसके बाद यूज़ होगा हैविंग। तो ये सिंटैक्स है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर आप जानते हैं, उसके बाद ग्रुप बाई यूज़ करना है, उसके बाद हैविंग यूज़ करना है आपको। अच्छा, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप बाई क्या है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आइडेंटिकल वैल्यूज़ इन अ पर्टिकुलर फील्ड, उनको ग्रुप करता है, कंबाइन करता है। इसका मतलब क्या है, मान लिया मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, ये टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डिपार्टमेंट आईडी है और सैलरी है। अभी तक हमने जो फंक्शंस पढ़े थे, जिसको हम एग्रीगेट फंक्शंस बोल रहे थे, यदि मैं करता हूँ सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये सैलरी जो है इसका सम होके ओनली सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी। एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं, कंबाइन करके सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो इन सब को सम करो, जो भी सम आ रहा है वो यहाँ रिटर्न हो जाएगा। तो ये आउटपुट होगा इस वाली क्वेरी का। अब थोड़ा सा मैं यदि क्वेश्चन को चेंज करता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज सम चाहिए। कैसा सम चाहिए मुझे, डिपार्टमेंट वाइज, इस डिपार्टमेंट का सम अलग और इसका अलग चाहिए, टोटल तो वही होगा। तो इन तीनों वैल्यूज़ को सम करो, तो ये फर्स्ट और इन तीनों को सम करो, तो ये सेकंड। सो D1 का अलग और D2 का अलग सम चाहिए मुझे, इस तरीके से टेबल बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, ग्रुपिंग कर रहा हूँ। इन D1 को ग्रुप करके एक D1 बनाया मैंने, और इन D2 को ग्रुप करके एक D2 बनाया, और इनका सम यहाँ पर लिखा रहना चाहिए। तो इसको देखेंगे हम कैसे आएगा। यहाँ पर D1 और D2 कुछ इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए। D1 का सम 136,000 136,000 और इसका D2 का क्या आ रहा है 155,000। यदि मैं इसको सम करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 291,000, जो कि ये था टोटल सम। इन सारे का सम इन दोनों के अलग अलग सम के बराबर होगा। तो ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको टोटल सम चाहिए 291,000 तो आप तो एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे सम और बड़ी आसानी से निकाल देंगे। लेकिन यदि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके आपको बोलता हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज सम चाहिए, मतलब अब उसमें एक रिजल्ट ना आने की बजाय दो कॉलम में रिजल्ट आएगा, एक में डिपार्टमेंट आएगा, दूसरे में सम ऑफ सैलरी आएगा उस डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा हमको चेंज करना है। अब आउटपुट में कितने वैल्यूज़ आ रही हैं, आउटपुट में दो कॉलम्स आ रहे हैं, एक तो है डिपार्टमेंट आईडी, दूसरा है सम ऑफ सैलरी। तो मेरे सिलेक्ट स्टेटमेंट में भी दो कॉलम्स मुझे देना पड़ेंगे, डिपार्टमेंट आईडी और सम ऑफ सैलरी। ये तो क्लियर है, क्योंकि दो चीज़ चाहिए मुझे, डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए आउटपुट में, सम ऑफ सैलरी भी चाहिए। फ्रॉम किस टेबल से चाहिए वो भी पता है मुझे, इस टेबल से चाहिए, एम्प्लॉय टेबल जो है इस टेबल से चाहिए।
अब इसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा ग्रुप बाई। कोई कंडीशन, वेयर कंडीशन नहीं देना है, क्योंकि मुझे सारी के सारे जितनी भी रोज़ हैं सब पर काम करना है। यदि मुझे किसी पर्टिकुलर रो पर काम करना पड़ता जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2000 है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2001 है या पर्टिकुलर नेम है, तो मुझे वेयर कंडीशन में देना पड़ता। अभी मुझे सारी रोज़ पर काम करना है, पूरी की पूरी टेबल पर, तो मैं वेयर कंडीशन को हटा दूंगा। वेयर कंडीशन मैंने हटा दी, तो अब मुझे सीधा इसके बाद जो है ग्रुप बाई वो देना पड़ेगा। तो ग्रुप बाई मैंने यहाँ दे दिया। अब ग्रुपिंग किस कॉलम पर हो रही है? D1 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 होके एक D1 बन रहा है, D2 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 3 D2 से एक D2 बन रहा है। तो ग्रुपिंग किस कॉलम पर हो रही है? डिपार्टमेंट आईडी कॉलम पर। तो वो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। जिस कॉलम को मैं ग्रुप करके सिंगल वैल्यू बना रहा हूँ, जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं उनको ग्रुप करके सिंगल वैल्यू बना रहा हूँ। फिर से देखिए इसको, सिमिलर 3 वैल्यूज़ को ग्रुप करके मैं सिंगल वैल्यू D1 बना रहा हूँ। यहाँ पर सिमिलर 3 वैल्यूज़ को ग्रुप करके मैं D2 बना रहा हूँ। तो ये वाला जो कॉलम है वो ग्रुप बाई में आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर भी मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तीनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं और उसको मैं सम करूँगा। यहाँ पर तीनों सिमिलर वैल्यूज़ हैं, ये भी सिमिलर वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रुप बाई में डिपार्टमेंट आईडी देना पड़ेगा। नेस्टेड ग्रुपिंग यूजिंग मोर देन वन कॉलम। सो ग्रुपिंग अभी तक हमने एक कॉलम पर देखी, जैसे डिपार्टमेंट आईडी पर ग्रुपिंग की मैंने, तो सारे सिमिलर डिपार्टमेंट ग्रुप होके एक डिपार्टमेंट D1 बन गया, D2 ग्रुप होके एक D2 बन गया, और उसकी सारी जितनी भी सैलरी थी सम होके एक सैलरी बन गई। अब यदि मैं चाहता हूं कि मोर देन वन कॉलम्स पर ग्रुपिंग करूं, तो मोर देन वन कॉलम्स पर ग्रुपिंग आप कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है आपको, ग्रुप बाई में कॉमा सेपरेट करके वैल्यूज़ दे देना है। अब ये नेस्टेड ग्रुपिंग होती क्या है देखिए। नेस्टेड ग्रुपिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने ये आउटपुट लिखा, ये था इससे पहले ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी, ये वाला। अगर मैं ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग करता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डिपार्टमेंट आईडी, सो 2000 जितने भी हैं देख लेते हैं कितने हैं, इसको लिख लीजिए। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसमें एक D1 है, D1 है, D2 है, D2 है। सो 2000 ग्रुप होके एक 2000 बनेगा, और यहाँ पर D1 ग्रुप होके एक D1 बनेगा, और D2 ग्रुप होके एक D2 बनेगा, और उसका 2000 अलग होगा। तो नेस्टेड ग्रुपिंग होती है जिसमें मैं 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स का यूज़ करूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे ग्रुपिंग कर रहे हैं तो आप एक एक कॉलम को लिखेंगे, उसके बाद कॉमा करके दूसरा कॉलम देंगे। तो आप यूज़ करेंगे, पहले आपने ये यूज़ किया था डिपार्टमेंट आईडी सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पर आप 2 कॉलम्स से ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो अब आपको 2 कॉलम्स कॉमा सेपरेट करके देना होंगे। साथ ही में आपने यहाँ पर 3 कॉलम्स आउटपुट में चाहिए आपको, तो सिलेक्ट में 3 कॉलम आएंगे, डिपार्टमेंट आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सम ऑफ सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉमा डिपार्टमेंट आईडी करते हैं तो पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग ग्रुप होगी, पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी यहाँ पर, उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी आएगी। ये वाली जो नीचे यहाँ पर आउटपुट आ रहा है ये सिलेक्ट स्टेटमेंट से आता है, जो आप पहले लिखेंगे वो पहले आएगा, जो बाद में लिखेंगे वो बाद में आएगा। लेकिन ग्रुपिंग में जो आप पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं उसकी पहले ग्रुपिंग होगी, फिर उसके अंदर सिमिलर वैल्यूज़ की ग्रुपिंग होगी। तो जिस ऑर्डर में आप लिखेंगे उसी ऑर्डर में ग्रुपिंग होगी, और जिस ऑर्डर में आप यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट में, उस ऑर्डर में आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पर एक और बहुत आसान चीज़ है समझने के लिए कि ग्रुप बाई में आपको क्या लिखना चाहिए। आप यदि इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखें बहुत ध्यान से, तो यहाँ पर हमने एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ किया है, और ये हम यहाँ पर यदि पढ़ेंगे तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि ग्रुप बाई क्लॉज इज़ यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन। ग्रुप बाई आप जहाँ भी यूज़ करेंगे
वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही यूज़ होता है। एग्रीगेट फंक्शन क्या कहलाते हैं, हमने पढ़े थे, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट। तो ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं और ग्रुप बाई एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ होता है। तो यदि आप ग्रुप बाई लगा रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक एग्रीगेट फंक्शन होगा। अब ये वाली लाइन बहुत ही ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर लिखा है ऑल द फील्ड्स अदर देन यूज्ड इन एग्रीगेट फंक्शंस शुड बी पुट इन दी ग्रुप बाई क्लॉज। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें और देखें कि यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एक कॉलम है, एक एग्रीगेट फंक्शन है, उसके अंदर दूसरा कॉलम है, उसके बाद फ्रॉम तो आपको पता ही है कौन सी टेबल यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे। ग्रुप बाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सिलेक्ट स्टेटमेंट में है वहाँ एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जो भी कॉलम है, एग्रीगेट फंक्शन ये वाला हो गया, इसके अलावा जो भी कॉलम्स हैं उसको आप लिखेंगे ग्रुप बाई में। सिमिलरली यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन ये है, उसके अलावा जो भी कॉलम्स हैं उनको आप लिखेंगे ग्रुप बाई में। सारे कॉलम्स को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 कॉलम है तो यहाँ पर आप 3 कॉलम लिखेंगे, 2 कॉलम है तो 2 कॉलम लिखेंगे, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जो भी होगा उसको आपको ग्रुप बाई में लिखना ही पड़ेगा। इट इज़ कंपलसरी कि यहाँ पर ये 2 कॉलम है तो यहाँ आप 2 कॉलम लिखेंगे, इसके अलावा जो भी होगा उसको आपको ग्रुप बाई में देना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट गलत आएगा, ये याद रखिएगा। तो जो भी होगा उसको ग्रुप बाई में देना पड़ेगा, उससे आपकी क्वेरी सिंपल हो जाएगी, आपके समझने लायक हो जाएगी और आपको याद नहीं रखना पड़ेगा ग्रुप बाई में मुझे कौन से कॉलम देना है। अब हम बात करेंगे हैविंग की। आपने वेयर कंडीशन पढ़ी होगी। वेयर कंडीशन का यूज़ हम कंडीशंस देने के लिए करते हैं। वेयर क्लॉज का यूज़ हम कंडीशंस देने के लिए करते हैं। कंडीशंस किस पर देते हैं हम, जैसे हमने दिया ए, जहाँ पर ऐसे कॉलम है मेरा मार्क्स, सो मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 200, तो जो मार्क्स 200 से ज़्यादा है सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे। हैविंग का यूज़ भी हम कंडीशन देने के लिए करते हैं, बट ऑन ग्रुप्स। जब आप ग्रुप बाई का यूज़ करते हैं तब आप हैविंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखेंगे आप सिलेक्ट फ्रॉम वेयर यूज़ करेंगे, फिर ग्रुप बाई, उसके बाद आता है हैविंग। तो हैविंग का यूज़ आप कंडीशन देते हैं ग्रुप पर तब करते हैं। तो यदि आप ग्रुप बाई यूज़ कर रहे हैं और कुछ कंडीशन देना चाहते हैं, जैसे ये एक टेबल जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे स्टूडेंट, इसको देखिए, ये इसमें डेटा है, यहाँ पर रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी और मार्क्स हैं। तो यदि मैं लिखता हूँ सिलेक्ट क्लास काउंट स्टार, देखिए इसको ध्यान से समझिए, आउटपुट में क्लास आएगा और काउंट स्टार आएगा। 2 चीज़ें सिलेक्ट में तो आउटपुट में 2 चीज़ें आएंगी। इसके बाद आएगा फ्रॉम स्टूडेंट, किस टेबल से है स्टूडेंट, तो इससे तो है, ये मुझे पता है। ग्रुप बाई क्लास, तो क्लास से ग्रुपिंग होगी, ये जो क्लास है इससे ग्रुपिंग होगी। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर ये एग्रीगेट फंक्शन था, इसके अलावा जो भी कॉलम्स हैं उसको मुझे ग्रुप बाई में देना पड़ेगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रुप बाई क्लास है तो क्लास से ग्रुपिंग होगी, ये क्लास जो है यहाँ पर सिमिलर क्लासेस ग्रुप हो जाएंगी। कौन कौन सी क्लास है, एक 10th है, 11th है और 12th है, तो ये ग्रुप हो जाएंगी। और उसके साथ काउंट स्टार, काउंट स्टार का मतलब होता है सारी रो को काउंट करो। 10th की कितनी रोज़ हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 3 रोज़ हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा। 11th की कितनी रोज़ हैं, 1 2 2 रोज़ हैं। 12th की कितनी रोज़ हैं, 3, तो 3 रोज़ यहाँ पर आ जाएंगी, तो ये आउटपुट हो जाएगा। अब एक लाइन और यहाँ पर लिखी हुई है, हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 2, तो काउंट स्टार ये रहा, काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा हो, ये या ये, तो ये वाली रो नहीं आना चाहिए, तो इसको मैं हटा दूंगा। अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, मैच कीजिए, ये देखिए। सो हैविंग ने क्या किया, हैविंग ने कंडीशन लगाई ग्रुप्ड कॉलम पर, जो एग्रीगेट फंक्शन वाला कॉलम था। वेयर का यूज़ हम किस लिए करते थे, वेयर का यूज़ हम करते हैं
जैसे हमने लिखा वेयर, वेयर का यूज़ करेंगे हम किसी कॉलम पर, टेबल के कॉलम पर कंडीशन लगाने के लिए, रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी, मार्क्स। यदि मैं जेंडर इज इक्वल टू एम दे देता हूँ, जेंडर इज इक्वल टू एम, तब मैं वेयर का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यदि मैं कुछ ऐसे कॉलम पर कंडीशन लगा रहा हूँ जो कि एक एग्रीगेट फंक्शन है, ऐसा कोई कॉलम तो एग्जिस्ट नहीं करता, तब मुझे हैविंग का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा हैविंग का यूज़ आप कहाँ पर करेंगे। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कंडीशन ऑन नॉर्मल कॉलम्स आप वेयर के थ्रू देंगे, हैविंग क्लॉज का यूज़ करेंगे कंडीशन ऑन ग्रुप्स पर देने के लिए। जो ग्रुपिंग आपने की है, काउंट स्टार, सम ऑफ मार्क्स, ठीक है, उसके बाद या फिर आपने किया है मैक्स, मिन या एवरेज यूज़ किया है, वहाँ पर आप हैविंग का यूज़ करेंगे कंडीशन देने के लिए। वेयर कंडीशन कैन नॉट इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शन, ये तो आपको भी पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया। वेयर में आप ऐसा नहीं लिख सकते, वेयर काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 2, ये गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पर आपको हैविंग लिखना पड़ेगा। और हैविंग लिखने का सिंटैक्स भी आपको पता होगा, पहले सिलेक्ट आता है, फ्रॉम आता है, फिर वेयर आता है, फिर ग्रुप बाई आता है, फिर आता है हैविंग। ठीक है, तो ये सब ऑर्डर फिक्स है, ये इसी ऑर्डर में रहना चाहिए। यदि आप ऊपर नीचे करेंगे तो गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट टॉपिक जो है ऑर्डर बाई। सो ऑर्डर बाई, जैसे ऑर्डर से आप नेम से समझ रहे हैं, ऑर्डर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग। सो ऑर्डर बाई क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट। सॉर्ट का मतलब होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना। सिंटैक्स देखिए कैसे यूज़ करेंगे, आप सिलेक्ट यूज़ करेंगे फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग, देन ऑर्डर बाई। ये पूरा फिक्स है, इसको आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। पहले सिलेक्ट लिखना है, फिर फ्रॉम, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाई, फिर हैविंग, फिर ऑर्डर बाई। इसका आप ऊपर नीचे इनको नहीं चेंज कर सकते अपने अकॉर्डिंग। यदि कोई बीच में ग्रुप बाई यूज़, आप ये वेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ग्रुप बाई यूज़ नहीं कर रहे हैं, हैविंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इनको आप हटा सकते हैं और डायरेक्टली सिलेक्ट फ्रॉम और फिर ऑर्डर बाई लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप वेयर यूज़ कर रहे हैं तो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर देन ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई और हैविंग आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर यही रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते पहले आपने ऑर्डर बाई यूज़ कर लिया, पहले आपने सिलेक्ट लिखा, फिर फ्रॉम लिखा, फिर वेयर यूज़ नहीं करना था उसको यूज़ नहीं किया, फिर आपने ऑर्डर बाई यूज़ कर लिया, फिर आपको याद आया आपने ग्रुप बाई यूज़ कर लिया। तो ये गलत है। ऑर्डर बाई हमेशा लास्ट में आएगा और ग्रुप बाई फ्रॉम वेयर के बाद आएगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि ऑर्डर ये ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या है ऑर्डर बाई? ऑर्डर बाई आप कॉलम्स दे सकते हैं कॉमा सेपरेट करके, जितने कॉलम्स से आपको ऑर्डर करना है, जितने कॉलम्स को सॉर्ट करना है। ASC और DESC उस कॉलम के बाद दे सकते हैं। ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको, DESC का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, यदि आप ये दोनों नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सारी वैल्यूज़ अरेंज होती हैं। अब इसको देखिए, ये टेबल मैं वही टेबल लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स। मैं मार्क्स से इनको अरेंज कर रहा हूँ। अभी देखिए मार्क्स ये अरेंज नहीं है, सबसे छोटा इधर है, कहीं पर उससे बड़ा है, कभी उससे ऊपर भी बड़ा है, तो ये अरेंज नहीं है। ये अरेंज कैसे हैं? रोल नंबर से अभी अरेंज है। यदि मैं मार्क्स से इसको अरेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब मुझे सारे कॉलम्स आउटपुट में चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से चाहिए, ऑर्डर बाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने और कुछ यूज़ नहीं किया है, वेयर भी यूज़ नहीं है, ग्रुप बाई नहीं है, हैविंग नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली ऑर्डर बाई यूज़ किया। यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा कॉलम नेम। तो अब ये मार्क्स से बाय डिफ़ॉल्ट कैसे अरेंज होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में, ASC में। इनको आप कैसे यूज़ करते हैं? ऑर्डर बाई मार्क्स, ASC भी लिख सकते हैं, सेमी कॉलन। अगर आप ASC को नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। देखिए असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है सबसे छोटा मार्क्स सबसे ऊपर, सबसे बड़ा मार्क्स सबसे नीचे। यदि मुझे 2 से अरेंज करना है तो मैं लिखूंगा ऑर्डर बाई सिटी कॉमा मार्क्स।
तो पहले सिटी से अरेंज हो जाएगा, ए की सिटी आई पहले, ए से जो स्टार्ट होती हैं, फिर डी से स्टार्ट होती हैं, दिल्ली दिल्ली, फिर दुबई, फिर उसके बाद एम वाली सिटीज़ आई सारी। अब इन सिटीज़ के अंदर जैसे आगरा है, उसके अंदर एक ही मार्क्स था, अब दिल्ली के अंदर 3 मार्क्स होंगे, तो ये तीनों मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। पहले सिटी अरेंज हो गई, अब इसके अंदर ये तीनों मार्क्स हैं, ये तीनों अरेंज हो गए, ये तीनों सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। यदि आप सिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, मार्क्स को असेंडिंग में, तो आप लिखेंगे सिटी DESC मतलब डिसेंडिंग, कॉमा मार्क्स असेंडिंग। कैपिटल या स्मॉल लिख सकते हैं, MySQL केस इनसेंसिटिव है, केस कैपिटल और स्मॉल दोनों में से आप जो यूज़ करेंगे दोनों ही सेम आउटपुट देंगे। तो अब देखिए, पहले मुंबई, ये वाली मुंबई लास्ट में आई थी, अब यहाँ पर मुंबई पहले आ रहा है, फिर मॉस्को, ये सिटीज़ अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्डर होके आ गई डिसेंडिंग में, और उसके बाद उसके जो मार्क्स थे वो सेम ही आए हैं असेंडिंग में। मुंबई के अंदर 2 मार्क्स हैं, दोनों देखो असेंडिंग में, सबसे छोटा सबसे ऊपर है। तो यदि मैं ग्रुप्स करके ये ऑर्डर करता हूँ, मतलब 2 कॉलम को एक साथ करता हूँ, तो सबसे पहले ये वाले कॉलम होंगे ऑर्डर, फिर उसके अंदर सेम जो कॉलम एक से होंगे उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो आगे इनमें जो भी ऑर्डर दिया होगा, असेंडिंग दिया है तो असेंडिंग, डिसेंडिंग दिया है तो डिसेंडिंग में एडजस्ट होके आएंगी। इसके बाद हैं बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में या सैम्पल क्वेश्चंस पेपर में रहे हुए हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आगे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के साथ इनके आंसर्स भी इसी ई बुक में आपको मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं इस ई बुक को परचेज़ करना, ये ई बुक एक PDF के फॉर्म में है जो आपके ईमेल पर डिलीवर कर दी जाएगी। आप चाहते हैं इसको परचेज़ करना तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर इसको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं खुद से नोट्स बना रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अब हम मिलेंगे डे 7 में, जिसमें हम और आगे आपके सिलेबस में जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।